गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी आपके पास नई वीडियो अपलोड हो वो आपको इजीली मिल सके। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स, जिसमें एक नई यूनिट लेकर आए हैं, यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन से पहले कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपलर्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने जो प्लेनेटरी मोशन है उनके बारे में बताया था। इससे पहले बाकी गैलीलियो था, उसके बाद कैपलर्स ने उसके कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद इस मोशन से रिलेटेड न्यूटन है, उसने भी ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। तो जो कैपलर्स है, साइंटिस्ट का नाम है, प्लेनेटरी मींस जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में आपको पता है प्लेनेट्स हैं, स्टार्स भी हैं, तो इन सभी से हमारा एक यूनिवर्स बना हुआ है। यहां पर हम अर्थ हैं, अर्थ पर रह रहे हैं, तो अर्थ एक क्या है? प्लेनेट है। इसी प्रकार आपके पास अदर प्लेनेट्स हैं, शुक्र भी है, शनि ग्रह भी है आपके पास, इसी प्रकार मंगल ग्रह भी है। तो ये सारे क्या हैं? प्लेनेट्स हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके मोशन के बारे में बात की कैपलर्स ने, और ये कैसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में फिर न्यूटन ने बात कही ग्रेविटेशन के से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसके बेटा 3 लॉ हैं। कैपलर्स के कितने लॉ हैं प्लेनेटरी से रिलेटेड? 3 लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है इसका कि कैपलर फर्स्ट लॉ कहें या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहें। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? जो फिक्स पाथ, सर्कुलर जो फिक्स पाथ होता है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर? कोई भी एक पॉइंट है उसके अराउंड में घूमना फिक्स पाथ के ऊपर, वो एक ऑर्बिट कहलाता है। जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट बोलते हैं उसको। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। तो ये क्या है? एटम के अंदर होता है। तो इसी प्रकार यहां पर जो हमारे यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स हैं वो भी क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। तो उससे रिलेटेड पहले लॉ में क्या कहा गया कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मीन हर एक प्लैनेट्स जो है, हर एक ग्रह जो है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल का मतलब क्या होता है? चपटा। कैसा होता है? चपटा। इलेप्टिकल पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो यहां पर कैपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ये इलेप्टिकल पाथ क्या है? इलेप्टिकल इस प्रकार होता है, ये क्लियर? चपटा हुआ है वो, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेप्टिकल। तो इसमें कहता है कि जो सन है ना, सन वो है फिक्स पॉइंट के ऊपर है। जैसे यहां पर ये क्या है? सन है। तो इसके अराउंड में जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो यहां पर जैसे आपके पास इसके चारों तरफ ये क्या करेंगे? प्लैनेट्स। पी क्या है? प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और बेटा इस प्रकार आपको बता देता हूं, ये जो हॉरिजेंटली है, ये हॉरिजेंटली, इसको हम क्या बोलते हैं? 4 एक्सिस होती हैं। जैसे ये आपके पास ये है, क्लियर? तो यहां पर इसको क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ठीक है। ये आप कि ये जो ऑर्बिट है ये कैसा है? इलेप्टिकल है। ये जो इसकी ये जो एक्सिस है वो क्या है? लेंथ ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ये जो एक्सिस है वर्टिकली, ये कैसी है? छोटी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। क्लियर? तो यहां पर जो सन है एक प्रकार से किसका काम करता है? फोकस होता है। सन है वो कहां पर होता है? फोकस पर होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्लियर?
सन है वो किस पर होता है, फोकस पे। तो इसके अराउंड में ये जो पाथ है वो कैसा है, इलेप्टिकल पाथ है। तो केपलर कहता है कि ईच एंड एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल पाथ। और जो इलेप्टिकल है तो एक एक्सिस क्या होगी, बड़ी, एक एक्सिस क्या होगी, छोटी। जो बड़ी एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, छोटी जो एक्सिस है उसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं केपलर सेकंड लॉ के बारे में। केपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज भी कहा जाता है। तो क्या कहता है केपलर्स, द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लेनेट, यानी एक प्लेनेट है उससे को ज्वाइन करने वाली लाइन, टू द सन, सन से जो लाइन प्लेनेट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपके पास सन से और प्लेनेट से एक लाइन जोड़ दी, तो प्लेनेट क्या करेगा, सन के अराउंड में रिवोल्व करेगा। तो रिवोल्व करेगा तो कह रहा है वो इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि आपके पास, जिसके बारे में अभी हम डायग्राम से भी हम बात करेंगे, जिसको इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा, जिसे बेटा हम एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, जो कि यूनिट नंबर 5th में भी आपने पढ़ा था, जिसको हम डीए डिवाइडेड बाय डीटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डीए बाय डीटी। यानी ये जो एरियल वेलोसिटी है ये क्या होगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये एरिया, डीए बाय डीटी का मतलब क्या है, एरिया स्वैप इन टाइम टी। क्लियर। तो यही बात कह रहा है कि जो एरिया स्वैप्ट होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कैसा होगा, इक्वल ही रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आपको पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। और कैसे पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इलेप्टिकल में। अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा। तो यहां पर आपके पास ये एक मेजर एक्सिस होती है, इस एक्सिस को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर इस एक्सिस के ऊपर क्या है, सन है। क्या है, सन। तो अब क्या है कि इनिशियली जो प्लेनेट है वो पी पॉइंट, P1 पॉइंट पर है इनिशियली प्लेनेट। क्लियर। इसके बाद प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, और वो कहां पर पहुंच जाता है, P2 पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। किस पर पहुंच जाता है, P2 पॉइंट है उस पर पहुंच जाता है। क्लियर। तो सन से ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, जैसे यहां पर ये P1 ज्वाइन कर दिया, इसी प्रकार इस P2 को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है सन से, ये कह रहा है इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे P1 से P2 पर गया तो एरिया स्वैप्ट हुआ, कितना एरिया स्वैप्ट हुआ, मैं यहां पर सेट कर देता हूं, ये एरिया स्वैप्ट हुआ। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर रिवॉल्व करता रहेगा प्लेनेट। अब बाय द वे प्लेनेट है वो कहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, P3 पर। ठीक है। ये दूर ले लिया प्लेनेट से, सन से, और ये क्या ले लिया, नजदीक ले लिया। तो यहां पर आपके पास P3 कहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ गया। बाय द वे पॉइंट का नाम क्या है, P4। तो इससे भी ये जो लाइन ज्वाइनिंग आएगी, ये और ये, तो ये एरिया कितना स्वैप्ट करेगा यहां पर, ये एरिया स्वैप्ट करेगा यहां पर। ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इस प्लेन यहां से P1 से P2 गया और P3 से P4 गया, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी S P1 P2 का एरिया बराबर होगा S P3 P4 का एरिया, दोनों क्या रहेंगे, बराबर। यहां पर मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ S P1 P2 बराबर होगा किसके, एरिया किसका, S P3 P4। यानी ये एरिया जो है वो इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे आप देख रहे हैं कि P1 P2 यानी लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर जो डिस्टेंस यहां पर है, तो P1 P2 ये जो डिस्टेंस है
ये लेस देन है किससे? P3 P4 से। बोलो है या नहीं है? मींस P1 P2 लेस देन है P3 P4 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सन से दूर जो प्लेनेट है, फार है डिस्टेंस पे, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे ही नजदीक आएगा प्लेनेट सन के, तो वहां पर उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जैसे ही प्लेनेट जो है वो सन से दूर जाएगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? लेस होगी। और जैसे ही प्लेनेट है वो सन के पास पहुंचेगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एरिया जो स्वेप्ट है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। सेकंड लॉ में ये बात कही थी। तो कहने का मतलब क्या है? P1 डिवाइडेड बाय P2, P1 P2 डिवाइडेड बाय टाइम, ये लेस देन होगा किसके? P3 P4 डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या बन गई? वेलोसिटी। तो मतलब यहां पर ये वेलोसिटी क्या है? कम है, और यहां पर ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यानी क्लोजर है वो मोर वेलोसिटी, फार है वो ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्लियर? तो ये केपलर्स ने सेकंड लॉ के बारे में बताया कि जो एरिया स्वेप्ट होगा वो इक्वल होगा। चाहे यहां पर ले लीजिए, चाहे यहां पर ले लीजिए। जैसे दूर नजदीक जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी इसमें, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। दूर है तो ये डिस्टेंस कम मिलेगी, क्योंकि यहां पर ये लेंथ है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए एरिया जो स्वेप्ट होगा वो इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड, इसलिए इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहा जाता है। तो ये क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। मतलब सन के अराउंड में जो प्लेनेट रिवोल्व करेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी प्लेनेट्स रिवोल्व अराउंड द सन। तो ये आपके पास क्या थी? मेजर एक्सिस। ये आपके पास क्या थी? माइनर एक्सिस। यहां पर आपके पास फोकस पर क्या लिया गया था? सन। तो कह रहा है कि इसके अराउंड में, ये एक आपके पास इलेप्टिकल पाथ है, इसके अराउंड में कोई भी प्लेनेट है रिवोल्व कर रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो एक प्लेनेट है वो रिवोल्यूशन एक कंप्लीट करेगा। वन रिवोल्यूशन यहां से चला, यहीं पर वापिस आ गया, तो इसको एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा? वो है टी। क्लियर? टी क्या है? टाइम टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। तो कह रहा है ये टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के। आर क्या है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट। कैसी एक्सिस है? सेमी एक्सिस। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है क्यूब सेमी मेजर एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? मेजर। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस यहां से यहां तक जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी रेडियस के क्या होता है? क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है। तो सेमी मेजर आधी एक्सिस जो आपके पास है ये आपके आर, ये किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, जो कि टाइम पीरियड है इसके रिवोल्यूशन का, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर क्यूब के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अब यहां से जो केपलर्स थर्ड लॉ है इसको आप निकाल भी सकते हैं, यानी इसका डिडक्शन भी आप कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, यानी केपलर्स थर्ड लॉ को आप निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर देखिए कैसे डिडक्ट कर सकते हैं केपलर्स थर्ड लॉ को। तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये अर्थ के अलावा दूसरा ऑर्बिट है वो, ऑब्जेक्ट है वो, और आर क्या है? रेडियस। तो यहां पर आपके पास ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स होता है,
कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r। तो यहां पर सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट में बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये लीनियर वेलोसिटी नहीं आएगी। तो यहां पर m लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में आपने पढ़ा था। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है m, यहां पर आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो एक r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गई। क्लियर? तो यहां से आपके पास जब ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या होगा? सर्कुलर पाथ, सेंट्रिपिटल फोर्स भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो दोनों को हम बराबर पुट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का यहां पर मैं लिख देता हूं F ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बराबर होगा किसके? एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपिटल के। तो यहां से आप अगर आप देखेंगे r क्या है? रेडियस है। क्लियर? तो इसमें हम क्या करते हैं? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसमें एक चेंज और कर सकते हैं एम आर। ये ओमेगा स्क्वायर है एंगुलर वेलोसिटी, ये किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय t के। तो ये सारे का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो यहां पर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आएगा? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो इसको टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर कहां चला गया? लेफ्ट हैंड साइड। इन टर्म्स को इधर ले आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ये नीचे चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, स्क्वायर है आर है, डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और यहां मल्टीप्लाई में कौन है? 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर उधर चला गया, नीचे था ऊपर चला जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। क्लियर? या आर क्यूब हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G कैपिटल M कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया आर क्यूब। ये क्या हो गया? आर क्यूब। यहां पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पर देखिए इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां से मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां पर स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा बेटा? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G कैपिटल M, और यहां r क्यूब है। क्लियर? स्मॉल m से स्मॉल m। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ही, और M क्या है? कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया। यही कैपलस थर्ड लॉ कहता है, और तो हम यहां से कैपलस थर्ड लॉ है उसको डिडक्ट कर सकते हैं या हम निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं डिडक्शन ऑफ कैपलर सेकंड लॉ। जैसे हमने अभी बात की थर्ड लॉ की, उसी प्रकार हम डिडक्ट कर सकते हैं किसको? सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ में क्या कहा गया था कि जो एरियल वेलोसिटी है, क्या है? एरियल वेलोसिटी dA डिवाइडेड बाय dt, वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। किसके अकॉर्डिंग है ये? आपके पास कैपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो प्लेनेट है जब सन के अराउंड में रिवॉल्व करेगा तो वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें मैंने अभी बताया था कि ये एरियल वेलोसिटी है dA बाय dt, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको निकालना है। तो हमने यूनिट नंबर 5 में पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला था वो बताया था आपको, L दैट इज इक्वल टू 2m इंटू dA डिवाइडेड बाय dt। ये एक वेक्टर फॉर्मेशन में था। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर जो आपके पास एरियल वेलोसिटी है उसके बीच में ये रिलेशन था आपके पास। क्लियर? इसी प्रकार आपने एक रिलेशन और पढ़ा था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में।
टॉर्क दैट इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाय dt। बोलो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो यहां पर क्या था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। तो जैसे अब यहां पर बात करें केपलर्स लॉ में, टॉर्क आपके पास, आपको पता है किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो आर एफ साइन थीटा आएगा, और यहां पर जो है थीटा है वो कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो आर एफ साइन 180 डिग्री, आर एफ यहां पर जो एंगल होगा और आर और एफ के बीच में, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री होगा, 180। और साइन 180 की वैल्यू है वो कितनी होती है, जीरो। तो इसलिए यहां पर जो टॉर्क है ना वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि केपलर्स लॉ है, इसमें सन फोकस पर होता है, रिवोल्यूशन होती है, तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स जो लगेगा उसके बीच में एंगल 180 है। तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब dl डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू जीरो। dl डिवाइडेड बाय dt किसके बराबर है, जीरो। तो इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर है, जीरो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी है, उसका डिफरेंशिएशन है जीरो। कब आएगा, जब वो क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पर L है वो क्या है, कांस्टेंट है। L है वो क्या है, कांस्टेंट। तभी इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, जीरो। ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं अपनी वीडियो में। तो L क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो यहां से जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, L है, जैसे यहां पर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने क्या निकाल लिया, L है वो क्या है, कांस्टेंट है। L क्या है, कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो यहां पर 2m इंटू डी डिवाइडेड बाय dt, ये भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। हमने कहां से देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से देखा। L कांस्टेंट है तो यहां भी L क्या है, कांस्टेंट है। 2m इंटू डी बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो 2m है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, मास क्या है, कांस्टेंट होता है प्लैनेट्स का। तो यहां पर dA डिवाइडेड बाय dt भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन देन इट इज स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी बोलते हैं बेटा इसको। एरियल वेलोसिटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यही केपलर्स का सेकंड लॉ है वो था। क्लियर। तो हमने यहां से डिडक्ट किया केपलर सेकंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ और केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया, और इन लॉ को हमने डिडक्ट भी किया। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरीज के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।